जय हिंद मेरे दोस्तों, वेलकम टू द सेशन। वंदे मातरम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं प्रेसिडेंट का पार्ट 2 वीडियो लेने वाला हूं और जिसमें मैं पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट डिस्कस करूंगा, फंक्शंस एंड द पावर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत क्वेश्चंस भी यहां पर पॉसिबल है बनने के। हमने लास्ट वीडियो में इस वंदे मातरम सीरीज में प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट कैसे बनता है, उसके इलेक्शंस, इम्पीचमेंट के बारे में डिस्कस किया था। तो आज जो सेकंड भाग है, पूरा प्रेसिडेंट आज खत्म हो जाएगा। दैट विल बी अबाउट द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट। सो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करिएगा इस वंदे मातरम सीरीज को, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्ट। तो आइए जरा शुरू करते हैं जी। तो पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में सबसे पहली चीज, पावर्स में बात करें तो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती क्या, और आर्टिकल 53 में दी हुई है एग्जीक्यूटिव पावर्स। आपको पता होगा एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट इन इंडिया। तो सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं यूनियन की, सारी राष्ट्रपति के हाथ में। एग्जीक्यूटिव मतलब एग्जीक्यूट करने वाले, कार्यपालिका। क्लियर है? द पावर्स आर एक्सरसाइज बाय हिम ईदर थ्रू डायरेक्टली और थ्रू सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। इनको कहा जाता है सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेस। याद रखिएगा जी, ऑफ ऑल द फोर्सेस, राइट। उसके बाद मस्ट बी एक्सरसाइज इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो हम समझ चुके हैं। यही राष्ट्रपति अपॉइंटिंग पावर भी है। राष्ट्र प्रधानमंत्री और सारे एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट करता है, मिनिस्टर्स को, हु होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। अटॉर्नी जनरल, ये सारी अपॉइंटिंग पावर्स अब जो डिस्कस कर रहे हैं। अपॉइंट किसको किसको करता है? अटॉर्नी जनरल को, सीएजी को, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, सीएजी हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, अपना चीफ इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, इन सभी के मेंबर्स को, एंड इवन फॉर दैट मैटर गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द यूटीज, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तो अपॉइंट करता ही है, लेकिन हाई कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंट करने वाला राष्ट्रपति है, याद रखिएगा। बहुत सारी जनता हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने में गवर्नर मार्क करके आएगी, लेकिन आंसर राष्ट्रपति है। और अगर कोई कमीशन, वैसे तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब भी अपॉइंट राष्ट्रपति करता है। और ये डिप्लोमेटिक पावर है जी, किसी भी एम्बेसडर को इंडिया के बाहर किसी कंट्री में भेजना और यहाँ किसी कंट्री का एम्बेसडर इंडिया में आना, राइट, उन सभी को भेजना और रिसीव करना, ये भी राष्ट्रपति का काम है जी। कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, पार्डनिंग पावर भी राष्ट्रपति की, इसको भी एग्जीक्यूटिव पावर में गिना जाता है। तो ये थी जी एग्जीक्यूटिव पावर। अगली पावर अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव पावर्स विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट। आप सभी ने अभी पार्लियामेंट में टॉपिक में पढ़ा ही है कि राष्ट्रपति बुलाता है सेशन को। जब नई नई सरकार चुनी जाए तो पहला इंट्रोडक्टरी मैसेज भी, जो स्पीच भी है, वो भी राष्ट्रपति देता है। और हर 6 महीने बाद, मतलब जब भी नया सेशन होगा तो तब बुलाता भी इंट्रोडक्टरी सेशन राष्ट्रपति देता है। लेजिस्लेटिव पावर्स में कई बिल्स को रेकमेंड भी करता है, याद रखना, मनी बिल को रेकमेंड करने वाला राष्ट्रपति। और इवन फॉर दैट मैटर कोई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है, स्टेट को अगर रीऑर्गेनाइज करना, स्टेट को नया बनाना या कुछ भी करना आर्टिकल 1, 2, 3, 4 में, तो उसमें भी राष्ट्रपति की रेकमेंडेशन होना जरूरी है। फिर विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप पार्लियामेंट की बात करें और क्या पावर है, प्रेरोगेशन, डिसोल्यूशन भी आपको याद है। ज्वाइंट सिटिंग को बुलाना भी राष्ट्रपति का काम है। उसके अलावा राष्ट्रपति नॉमिनेट भी करता 12 मेंबर्स राज्यसभा से। तो अल्टीमेटली ये सारे लेजिस्लेचर से रिलेटेड इसकी पावर्स हैं राष्ट्रपति की विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट। आइए जरा देख लेते हैं एक बारी। सम्मान करना, एंड करना सेशन को, और डिसॉल्व करना, ये इसी के हाथ में। पहले सेशन को, फर्स्ट सेशन को कमेंसमेंट पे जनरल इलेक्शन। उसके बाद ही कैन ऑल्सो समन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विच इज प्रिजाइडेड। ये भी सभी को क्लियर है, आर्टिकल 108 में सम्मान करना वो भी इसी के हाथ में। आई होप एवरीबडी इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट आइए, अपॉइंट अ मेंबर ऑफ लोकसभा टू प्रिजाइड ओवर इट्स प्रोसीडिंग्स ऑफ द स्पीकर एज वेल एज डिप्टी स्पीकर आर वेकेंट। एनी मेंबर टू राज्यसभा टू प्रिजाइड ओवर इट्स मीटिंग। समझ गए जी, अगर ना हो तो प्रिजाइड करने का भी काम यही करता है। 12 मेंबर नॉमिनेट करके प्रायर रिकमेंडेशन देना, ये भी इसका काम है जी। आई होप एवरीबडी इज वेरी क्लियर।
नेक्स्ट आइए, उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर्स में हमने 12 मेंबर, प्रायर रिकमेंडेशन, ये सब बात कर दी। रादर मनी बिल को अगर आपको याद हो रिकमेंड करता है और उसको असेंट भी देना। उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर्स में स्टेट लेजिस्लेचर के रिलेटेड भी, व्हेन अ बिल इज पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर इज रिजर्व्ड by the governor for consideration of the president. He can give his assent to the bill or withhold his assent to the bill. Direct the governor to return the bill for reconsideration of the state legislature. अब अगली पावर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। आर्टिकल 123 में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। वो होता क्या है? ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश जारी करना, एक टेम्परेरी लॉ बनाना। उसका मतलब क्या है, ये चीज़ समझते हैं। व्हेन पार्लियामेंट पासिस अ लॉ, पार्लियामेंट अभी सेशन में नहीं है और सरकार को अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लग रहा है कि अभी का अभी बिल पास करना बहुत ज़रूरी है। इन दैट इमरजेंसी सिचुएशन द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पावर टू द प्रेसिडेंट टू कॉल एन ऑर्डिनेंस। और उस इमरजेंसी सिचुएशन में जब दोनों हाउस सेशन में ना हो या एक हाउस सेशन में हो, तब बुलाई जा सकती है ऑर्डिनेंस। और जब बुलाई जाएगी तो बिल पास किया जाएगा। वो जो बिल पास होगा वो एक टेम्परेरी बिल होगा। ये बिल का मैक्सिमम लाइफ होगी 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स। अदरवाइज जब भी अगला सेशन लगे 6 हफ्ते के अंदर अंदर इसको फिर से पास करना पड़ेगा। दैट इज बेसिकली दिस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। याद रखिएगा, ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है प्रेसिडेंट की। इसको अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेंगे तभी बुलाएगा। दूसरी चीज़, एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ना तो मनी बिल के केस में और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के केस में ऑर्डिनेंस बुलाई नहीं जाती। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। सो यही लिखा ऑर्डिनेंस मेकिंग के बारे। व्हेन बोथ हाउसेज आर नॉट इन सेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ्स, 6 वीक्स ऑफ द रीअसेंबली। एंड मैक्सिमम पीरियड कितना होगा? 6 मंथ प्लस 6 वीक्स। फॉर अनफोर्सीन मैटर्स और अर्जेंट मैटर्स में, इन केस में ऑर्डिनेंस तभी बुलाई जा सकती है जब दोनों हाउसेज सेशन में ना हो या एक हाउस दोनों में से ना हो। कैन ऑल्सो बी इशूड व्हेन वन हाउस इज इन सेशन। क्लियरली कैन बी मेड व्हेन बोथ हाउसेज आर इन सेशन इज वॉइड। कभी भी ऑर्डिनेंस अगर दोनों हाउस सेशन में और बुलाई जाए तो वो वॉइड है, वो ऑर्डिनेंस नहीं बुलाई जाएगी। क्लियरली द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू लेजिस्लेट बाय ऑर्डिनेंस इज नॉट अ पैरेलल पावर ऑफ लेजिस्लेशन, क्योंकि इसका खत्म हो जाएगी जी जैसे ही फिर से ना पास हो, तो इट कांट बी कंसिडर्ड एज पावर पैरेलल। He can make an ordinance only when he is satisfied that circumstances exist and render it necessary for him to take immediate action. और ये जो प्रेसिडेंट की पावर है इसको क्वेश्चन किया जा सकता कोर्ट में on the ground that the president has prorogued one house or both houses of the parliament deliberately with a view to promulgate an ordinance on a controversial subject so as to bypass the parliamentary decision. ये अक्सर होता है, आपको याद होगा फार्मर्स बिल में यही केस हुआ था कि कहा जा रहा था कि ज़बरदस्ती सरकार पास कर रही है, लेकिन 38th अमेंडमेंट में ये बाद में मेड द प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन फाइनल एंड कंक्लूसिव बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। बट बाद में 44th अमेंडमेंट से इस चीज़ को ख़त्म किया गया था। ये दोनों अमेंडमेंट्स याद रखिएगा जी। पहले 38th अमेंडमेंट के तहत इसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर निकाल दिया था, मतलब जुडिशरी इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन बाद में 44th अमेंडमेंट में फिर से इन्होंने क्लियर कर दिया कि इट विल बी अंडर जुडिशियल रिव्यू। सो इज को एक्सटेंसिव रिगार्ड्स मैटर्स लॉ मेकिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट ओनली ऑन 2 सब्जेक्ट जिस पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, मींस कंकरेंट लिस्ट पे, यूनियन लिस्ट पे। सो सेम कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एन ऑर्डिनेंस कैन नॉट टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट मस्ट बी लेड बिफोर द हाउस व्हेन इट रीअसेंबल्स। मतलब जब भी सेशन वापस लगे तो उसमें फिर से ये बिल रखना चाहिए। इफ द ऑर्डिनेंस इज अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज इट बिकम्स एन एक्ट। If Parliament takes no action at all, the ordinance ceases to operate on the expiry of 6 weeks from the reassembly of the Parliament. May also cease to operate even earlier than the prescribed 6 weeks. If the Houses of Parliament are summoned to reassemble on different dates, the period of 6 weeks is calculated from this thing. ये भी clear है जी। Ordinance making power पक्का clear हो गया। Not a discretionary power, ये मैं समझा चुका हूँ। एक मनी बिल के केस में नहीं बुलाई जाती और ना ही अमेंडमेंट के केस में बुलाई जाती है। अब आते हैं एमरजेंसी पावर्स।
3 प्रकार की इमरजेंसी हमारे संविधान में दे रखी है, नेशनल इमरजेंसी, 352, 356 स्टेट इमरजेंसी और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। तीनों की तीनों पावर किसके हाथ में? प्रेसिडेंट के हाथ में। 352 आपको भी पता किस केस में होती है? नेशनल इमरजेंसी, अगर वॉर हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो या आर्म्ड रिबेलियन हो। क्लियर है जी? पहले वर्ड होता था इंटरनल डिस्टर्बेंस, लेकिन वो इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत वर्ड वेग था, जिसको 44th अमेंडमेंट के साथ उसको चेंज किया गया और आर्म्ड रिबेलियन रखा गया। इसके ऊपर प्रॉपर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, नेशनल इमरजेंसी क्या होता है, स्टेट इमरजेंसी क्या होता है। लेकिन याद रखना ये तीनों की तीनों पावर राष्ट्रपति के पास है, और ये पूरे देश में भी लग सकती है, किसी हिस्से में, देश के एक हिस्से में भी लग सकती है। बट याद ये भी रखना है कि ये इमरजेंसी जब भी हो तो रिक्वेस्ट काउंसिल मिनिस्टर रिटर्न देंगे, क्योंकि पहले क्या होता था, ओरल होता था, लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद ये ज़रूरी है कि रिटर्न हो और पार्लियामेंट विद इन 1 महीने उसको अप्रूव करे। स्टेट इमरजेंसी आपको भी पता है, जिसको प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। अगर स्टेट जो है वो संविधान को, जो संविधान के तहत नहीं चल रही, तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी हैज फेल, तो उस केस में इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। मतलब जो स्टेट है वहाँ पर आपको पता, गवर्नर ही इज़ अ पर्सन विच इज़ लाइक अपॉइंटेड बाय सेंटर, सो दैट ही टेक्स केयर ऑफ द स्टेट। दे गो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दे अकॉर्डिंग टू द रूल्स वॉट एवर यूनियन गवर्नमेंट मेक्स। लेकिन अगर वो स्टेट ऐसा नहीं चल रही तो वहाँ पर स्टेट इमरजेंसी लग सकती है। दैट इज़ दिस थिंग 356, संविधान के तहत नहीं। दूसरा 365, वो जो सेंटर कह रहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रही, तब भी ये लग सकती है स्टेट इमरजेंसी। मतलब द स्टेट हैज़ टू गो अकॉर्डिंग टू द यूनियन गवर्नमेंट, सो बोथ ऑफ दीज केसेस देयर विल बी स्टेट इमरजेंसी। और जब स्टेट इमरजेंसी लगती है तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स द स्टेट्स इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। तीसरा एक और केस है जी, जब उस स्टेट में किसी भी पार्टी की मेजॉरिटी ना हो, सपोजली हंग पार्लियामेंट आए और जो कोलिशन किसी भी आपस में स्टेट्स का ना बन रहा हो, इन दैट केस ऑल्सो प्रेसिडेंट रूल विल बी अप्लाई। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक हमारे देश में लगी ही नहीं है, ये भी पूरे देश में भी लग सकती है, किसी पार्ट में भी, और पार्लियामेंट को 2 महीने के अंदर अंदर अप्रूव करनी पड़ेगी। आज तक हमारे देश में कभी लगी नहीं। फाइनेंशियल पावर्स की बात करें, आपको पता है मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको बजट कहते हैं, आर्टिकल 112, तो वो भी राष्ट्रपति रखता है। प्रेसिडेंट कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर्स, ये भी क्लियर है जी। ये कंटिन्यूज ऑफ फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, ये भी बनाता कौन है? फाइनेंस कमीशन, राष्ट्रपति। डिप्लोमेटिक पावर आपको पता है, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय टीटी एग्रीमेंट्स, MOU साइन किए जा रहे हैं, वो सारे राष्ट्रपति के नाम पे साइन किए जाते हैं। दूसरा, प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट्स इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम्स एंड अफेयर्स, सेंड एंड रिसीव्स डिप्लोमेट्स लाइक एम्बेसडर्स एंड दिस इज डिप्लोमेटिक पावर। मिलिट्री पावर आपको पता है, सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्सेस, और इवन कभी भी वॉर डिक्लेयर करना हो या शांति डिक्लेयर करनी है तो वो राष्ट्रपति करता है, सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट अप्रूव। और यही चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवी, चीफ ऑफ एयरफोर्स अपॉइंट करते हैं। जुडिशियल पावर्स आपको पता है, जुडिशरी के जो जजेस हैं उनको अपॉइंट करने का काम राष्ट्रपति का, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो चाहे हाई कोर्ट के हो। और प्रेसिडेंट डिसमिसेस द जज इफ एंड ओनली इफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट पास रेजोल्यूशन। He has the right to grant pardon also and he is not answerable for his exercise of duties. अब आता है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक, विटो पावर। इस पे भी काफ़ी बच्चा कंफ्यूज रहता है, लेकिन मैं बहुत सिंपल स्पष्ट शब्दों में आपको समझाऊंगा। वैसे तो 4 प्रकार की विटो होती है इंडिया में, क्वालिफाइड विटो नहीं है इंडिया में। एब्सोल्यूट विटो का मतलब होता है एब्सोल्यूट पावर विद द प्रेसिडेंट। जब सरकार गिर चुकी है तो पूरी की पूरी विटो पावर उस समय राष्ट्रपति के पास है, दैट इज एब्सोल्यूट विटो। सस्पेंसिव विटो क्या होता है जी? अगर पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया, दोनों हाउसेज ने, राष्ट्रपति ने भेजा, राष्ट्रपति इस बिल को फिर वापस भेजता है, इसको रिकंसिडर करें, और अगर इन्होंने इसको पहले पास किया था सिंपल मेजॉरिटी से, अगर इसको अब 2/3 मेजॉरिटी से पास करके भेज दिया तो उसको राष्ट्रपति को पास करना ही पड़ेगा। इसको कहते हैं क्वालिफाइड विटो, जो कि इंडिया में नहीं, US में है। लेकिन इंडिया में सस्पेंसिव विटो है कि अगर सिंपल मेजॉरिटी से पहले पास किया, फिर से सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दिया, तो राष्ट्रपति को पास करना ही पड़ेगा। और पॉकेट विटो होता है कि वो उस बिल को इन्फिनिट टाइम के लिए अपनी पॉकेट में रखे, मीन्स बिल इज फॉर एवर इन हिज पॉकेट। आइए ज़रा आप डिस्कस करते हैं विटो पावर।
एब्सोल्यूट वीटो इज विद होल्डिंग ऑफ द असेंट पास बाय द लेजिस्लेचर। आप विद होल्ड करके बैठे हैं असेंट को। क्वालिफाइड वीटो, इसको ओवरराइड कर सकते हैं वीटो को बाय द लेजिस्लेचर विद अ हायर मेजॉरिटी। सस्पेंसिव ओवररिटन बाय द लेजिस्लेचर विद एन ऑर्डिनरी मेजॉरिटी ओनली। और पॉकेट वीटो, नो एक्शन ऑन द बिल पास बाय द लेजिस्लेचर। और आपको बताया ये क्वालिफाइड वीटो इंडिया के राष्ट्रपति के पास नहीं है। अब जरा एब्सोल्यूट वीटो को अच्छे से समझते हैं। refers to the power of the president to withhold his assent to a bill passed by the parliament. The bill then ends and does not become an act. ये चीज समझिए कि भाई बिल पास हुआ और राष्ट्रपति ने विदहोल्ड कर लिया, ठीक है जी, तो वो बिल उसी समय खत्म हो जाएगा, वो एक्ट नहीं बनेगा। ये किन किन केसेस में ये पावर यूज होती है? ये प्राइवेट मेंबर्स बिल केस में यूज हो सकती है पावर, जो कि प्राइवेट मेंबर आप समझते होंगे मंत्री के अलावा कोई भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेकिन मंत्री नहीं है। फॉर एग्जांपल राहुल गांधी इज MP राइट नाउ, सो ही इज अ प्राइवेट मेंबर बिल। अगर वो बिल प्रेजेंट कर दे तो वो प्राइवेट मेंबर बिल। दूसरा, विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट बिल्स, वो बिल्स जब सरकार द्वारा, लेकिन वो सरकार गिर गई है, कैबिनेट ने रिजाइन दे दिया, तो फिर द न्यू कैबिनेट एडवाइजेस द प्रेसिडेंट नॉट टू गिव हिज असेंट, सो सच इज एब्सोल्यूट वीटो। अब आती है सस्पेंसिव वीटो। When he returns a bill for reconsideration of the parliament, if the bill is passed again by the parliament with or without amendments and again presented to the president, it is obligatory for the president to give his assent. समझ आ गया ना? अगर एक बारी बिल पास किया, राष्ट्रपति ने वापस भेज दिया, तो दूसरी बारी अगर इन्होंने सेम मेजोरिटी से फिर से पास करके भेज दिया तो राष्ट्रपति को पास करना ही पड़ेगा। सो इट का मतलब क्या? प्रेसिडेंशियल वीटो इज ओवररिडन बाय रीपैसेज ऑफ द बिल, नॉट अ हायर मेजोरिटी, जिसको हम क्वालिफाइड वीटो कहते हैं। The president does not possess this power in the case of money bills. Money bills के केस में सस्पेंसिव वीटो नहीं होती, क्योंकि उसको रिकमेंड ही खुद किया, तो वो कैसे? Can either give his assent to a money bill or withhold his assent to a money bill, but cannot return it for reconsideration. Normally, president gives his assent to money bill as it is introduced by the previous consent. Clear है जी? बिल्कुल सिंपल चीज़ है। अगर आपको ये सही लगे मेरा समझाने का तरीका, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब आती है पॉकेट वीटो। जब राष्ट्रपति कुछ भी नहीं करता, बिल को ना छेड़ता ना कुछ, नीदर रेटिफाइज नॉर रिजेक्ट्स, सिंपली कीप्स द बिल फॉर इंडेफिनिट टाइम टू टेक नो एक्शन ऑन दैट एज द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट ऐसे क्यों कर सकता है? क्योंकि राष्ट्रपति के ऊपर कोई संविधान में लिखा ही नहीं भी कितने दिन में राष्ट्रपति को पास करना ही है, कोई टाइम लिमिट दी नहीं। ही हैज टू टेक द डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू बिल प्रेजेंटेड टू हिम फॉर हिज असेंट। यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में राष्ट्रपति को 10 दिन के अंदर अंदर पास करना पड़ेगा, तो इसलिए कहा जाता है कि इंडिया का जो राष्ट्रपति है ना, इसकी पॉकेट वीटो काफ़ी बड़ी है, और जो अमेरिका का राष्ट्रपति उसकी पॉकेट वीटो छोटी है। एक ये भी पॉइंट याद रखना, 24th अमेंडमेंट, राष्ट्रपति के पास वीटो पावर नहीं है इन केस ऑफ अमेंडमेंट बिल। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1971 मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू। यही पेपर में आपके इस बारी IAS के 2022 के PT में क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे था, तो ये 24th अमेंडमेंट भी याद रखिएगा जी। सिंपल है, लॉजिकल है। प्रेसिडेंशियल वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट हैज वीटो पावर विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेशन आल्सो। अ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बिकम एन एक्ट ओनली इफ इट रिसीव्स द असेंट ऑफ द गवर्नर और द प्रेसिडेंट। ये समझ आता है? अ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बिकम एन एक्ट अगर उसको असेंट दी है राष्ट्रपति या गवर्नर ने। इज प्रेजेंटेड टू द गवर्नर फॉर हिज असेंट। उसके पास 4 ऑल्टरनेटिव है गवर्नर के पास, या तो वो असेंट दे दे, या उस असेंट को रोक दे, या रिटर्न कर दे फॉर रिकंसिडरेशन, या वो रिजर्व कर दे बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये जी प्रेसिडेंशियल वीटो ओवर द स्टेट लेजिस्लेशन। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। इनमें से कहीं भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से, जुडिशियल पावर से, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बना सकता है UPSC आपके पेपर में प्रेसिडेंट से, क्योंकि इस साल आपको भी पता प्रेसिडेंट के चुनाव भी होने। इट्स अ शॉर्ट टॉपिक, 2022 के CDS में, CAPF में और NDA में क्वेश्चन आ सकता है। बहुत लॉजिकल टॉपिक था, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर आपको सही लगे वीडियो तो ज़रूर शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन।